तृणमूल कांग्रेस का नेतृत्व जो है इस वक्त जिनके हाथ में है वो ट्राइड टेस्टेड और सक्सेसफुल लीडर हैं ममता बनर्जी। 400 पार आज के दिन तो बिल्कुल नामुमकिन दिख रहा है, खासकर जैसे हालात हैं। ऑपोजिशन पार्टीज के लोग जो रूलिंग पार्टी में चले गए हैं वो वॉशिंग मशीन से धुलकर बेदाग दिखने की कोशिश कर रहे हैं। शत्रु जी, ये भी तो सच्चाई है ना कि इसी पश्चिम बंगाल में संदेश खाली जैसी घटना भी घटती है। कुछ हद तक हो सकती है और कुछ हद तक ये भी हो सकता है कि कुछ मीडिया के लोग या कुछ तरह प्रचार किया गया और प्रचार करवाया गया हो। नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और पूरे देश में माहौल चुनावी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कुछ और ही माहौल इन दिनों देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर अब टीएमसी के जो तमाम नेता हैं वो एक तरीके से कहें तो हल्ला बोल कर चुके हैं। दिल्ली में टीएमसी का एक डेलीगेशन कल से धरने पर बैठा हुआ है इलेक्शन कमीशन के सामने और लगातार मांग कर रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों पर जो है वो लगाम लगाई जाए और उनके जो तमाम हेड्स हैं उनको जो है बदला जाए। इन तमाम विषयों पर और देश के भी अन्य विषयों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ओरिजिनल बिहारी बाबू, लेकिन अब बंगाल चले गए हैं आसनसोल से टीएमसी के प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा जी। शत्रुघ्न जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज तक में जुड़ने के लिए। सबसे पहले ये बताइए, ये हो क्या रहा है पश्चिम बंगाल में, देश में जहां माहौल चुनावी है, प्रचार प्रसार चल रहा है, वहां पर आखिर तृणमूल कांग्रेस को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि वो दिल्ली पहुंच चुके हैं उनके तमाम नेता और कल से धरने पर बैठे हुए हैं? देखिए ना, ये सवाल को थोड़ा सा रिफ्रेज कर सकते तो ज्यादा बेहतर होता कि ये वो लोग नहीं कर रहे हैं, वो लोग उनको मजबूर किया जा रहा है तृणमूल कांग्रेस के लोगों को, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का नेतृत्व जो है इस वक्त जिनके हाथ में है इन कई सालों से वो ट्राइड टेस्टेड और सक्सेसफुल लीडर हैं ममता बनर्जी। ममता जी बहुत ही ममतामयी हैं, लेकिन साथ साथ आयरन लेडी हैं, देश की सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोमिनेंट, पावरफुल और पॉपुलर लीडर हैं। आज ऐसा लगता है कि खासकर चुनाव की घड़ी में बहुत ज्यादा घबराहट है ममता जी की लोकप्रियता से, और ममता जी का जो दिखाई पड़ रहा है वहां तृणमूल कांग्रेस का इम्पैक्ट साफ दिख रहा है। चाहे आप या हम कुछ भी कहें, हकीकत यह है कि इस बार ममता जी स्वीप करने जा रही हैं बंगाल में। अब इधर मैं आऊं तो केंद्र में जो हमारे मित्र बैठे हुए हैं, खासकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्त या एनडी अलायंस के लोग, एनडी इसलिए कह रहा हूं कि वो लोग इंडिया अलायंस को इंडी कहते हैं, तो उस हिसाब से उनका भी एनडी होना चाहिए। तो एनडी के लोग जो हैं वो इस कदर बौखलाए हुए, घबराए हुए हैं, इतना दिखता है, इतना ज्यादा, और कुछ ओवरशूट द रनवे कर दिया है एक नारा देके कि अब की बार 400 पार और भारतीय जनता पार्टी को 370 से ज्यादा। अभी कहां से मिलेगी, कहां से खरीदेंगे, कहां से लाएंगे, स्ट्राइक रेट क्या होगा उनका, क्या 450 सीटें लड़ने जा रहे हैं कि 370 सीटें उनको आएंगी भारतीय जनता पार्टी का? 400 पार आज के दिन तो बिल्कुल नामुमकिन दिख रहा है, खासकर जैसे हालात हैं। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि इनकी इतनी बौखलाहट है कि जगह जगह जहां पे इनके विपक्षी उम्मीदवार जो हैं बहुत ताकतवर दिख रहे हैं, जैसे केजरीवाल दिल्ली में, जैसे हेमंत सोरेन को वहां किया पहले जो भी झारखंड में, या फिर अभी इन दिनों बंगाल में जो हवा बह रही है या तूफान चल रहा है ममता जी के प्रति लोगों का समर्थन और सहानुभूति, कि ममता जी को पहले जिस तरह से अपमान किया गया था वो लोग भूले ही नहीं है अभी तक, दीदी ओ दीदी, कि तब तक अभी भी कह दिया गया कि ममता जी को शर्म नहीं आती। देश में एक ही महिला मंत्री हैं, महिला हैं, और एक ही मुख्यमंत्री हैं, महिला मुख्यमंत्री। उनका सम्मान करने के बजाय, भले पॉलिटिकल विरोधी हो कोई बात नहीं, इस तरह से किया जा रहा है। तो कहीं रेड करवाया जा रहा है ऐसा दिखता है, कहीं आपने अगर एनआई का जिक्र किया, अभी जो दिल्ली में बैठे हुए लोग जो आए हैं वहां से टीएमसी के, दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, ये अर्ली मॉर्निंग यानी 4-5 बजे सवेरे बगैर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को खबर किए हुए, बगैर पुलिस को खबर किए हुए, जब महिलाएं उस वक्त तैयार होते रहती हैं, चाहे लोग भी, बच्चे भी, उस समय आप उठते उठते उनके यहाँ घर पहुंच जाते हैं, तो कैसे लोग समझेंगे कुछ गलत फहमी के अगर शिकार हुए, इसका माने कि वो लोग
इतना हंगामा हुआ एनआई का, जो अब देखिए उसकी मांग कर रहा हूं, मांग एक और भी है और शायद मेरा ख्याल है अब सही है। मैं अपनी बात कंक्लूड करता हूं और बात यह है कि वो कह रहे हैं कि एनआईए के हों, चीफ हों, चाहे बड़े अफसर अधिकारीगण हों, चाहे ईडी के हों, जो साफ दिखता है कि 95% से ज्यादा आप चोट और अपना आप अटैक, आक्रमण आप अपोजिशन पार्टीज पे ही कर रहे हैं। अपोजिशन पार्टीज के लोग जो रूलिंग पार्टी में चले गए हैं वो वॉशिंग मशीन से धुलकर बेदाग दिखने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब जो चल रहा है, मैं बहुत कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा कि वो चुनाव की घड़ी और सब अपने मित्र ही हैं। मेरा मानना है पॉलिटिकल ओपोनेंट जो है हमारा, वो दुश्मन नहीं है तो हमारे ही परिवार का। तो ये, और खासकर भारतीय जनता पार्टी तो मेरा बहुत लंबा चौड़ा परिवार रहा है, बहुत सालों तक रहा है। मैं उनमें से बहुतों की कदर करता हूं, वो भी हमारी कदर करते हैं। लेकिन ये अगर इलेक्शन कमीशन जो है आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं डीजी को आप निकाल रहे हैं चुनाव की घड़ी में, कहीं आईजी को हटा रहे हैं, कहीं होम सेक्रेटरी को हटा रहे हैं, तो फिर उसी पैमाने से आप ईडी के जो अधिकारीगण हैं, इनकम टैक्स के अधिकारीगण हैं, एनआईए के अधिकारीगण हैं, या फॉर दैट मैटर सीबीआई के अधिकारीगण हैं, उनको क्यों नहीं हटा रहे हैं? इसी मांग को लेकर वो लोग आंदोलन कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर बौखलाए हुए लोग, घबराए हुए लोग उन पर जोर जुल्म और सितम कर रहे हैं। लेकिन शत्रु जी, ये भी तो सच्चाई है ना कि इसी पश्चिम बंगाल में संदेश खाली जैसी घटना भी घटती है। इसी संदेश खाली में या फिर ईडी के अफसर जाते हैं पश्चिम बंगाल के किसी इलाके में, या एनआईए का आप जिक्र कर रहे थे, तो वहां उन पर हमला भी बोल दिया जाता है जो लोकल वहां के लोग हैं। ये भी एक सच्चाई है। हाँ, कुछ हद तक हो सकती है और कुछ हद तक ये भी हो सकता है कि कुछ मीडिया के लोग या कुछ तरह प्रचार किया गया और प्रचार करवाया गया हो। जैसे अभी कितने लोगों को पता है, एनआई पे बात करूं जो अभी हमने कहा, कितने लोगों को पता है कि वो जो गए सवेरे सवेरे रेड करने, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ना साथ दिया, ना इन्फॉर्म किया, ना ही लोकल पुलिस को साथ लिया, ना उनको खबर की। अब ये तो लोगों को नहीं पता है। आप किसी के घरों में सवेरे सवेरे घुस जाएंगे तो संभावना है कि लोग रिटेलिएट कर सकते हैं। ये हुआ, क्या ईडी के साथ ऐसा ही तो नहीं हुआ जिस तरह हुआ? इसको देखना पड़ा। जहां संदेश खाली का आपने जिक्र किया, मैं अभी तो मामला कोर्ट में है तो इसलिए उस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि संदेश खाली के मामले में अगर ये हुआ है तो बहुत जघन्य है, बहुत दर्दनाक है, बहुत शर्मनाक है, बहुत निंदनीय है। इसमें शर्म आनी ही चाहिए। लेकिन मैंने अगर शब्द का इसलिए प्रयोग किया कि मामला अभी कोर्ट के अधीन है, इंक्वायरी का विषय हो रहा है, लेकिन यहां पे एक्शन हुआ। आप कह सकते हैं देर से एक्शन हुआ, देर है मगर अंधेर नहीं है। दीदी के राज में 50 दिनों के बाद गिरफ्तार, लेकिन उसमें उनका कहना है कि कुछ हद तक भारतीय जनता पार्टी नहीं, बल्कि उसमें कोर्ट्स के, हाई कोर्ट के और सीबीआई के कुछ ऑब्जर्वेशंस या डिसीशंस के कंफ्यूजन में ऐसा हुआ, देरी हुई। बहरहाल देर के बाद हुआ, कोर्ट है। लेकिन आप अगर कहते हैं कि इस पे इनको शर्म आनी चाहिए, तो हमारे रूलिंग पार्टी के फ्रेंड्स को मैं कहना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को भी, कि इसमें तो हम भी कह सकते हैं कि आपके बहुत सारे लोगों को असली शर्म तो आनी चाहिए। मणिपुर के बारे में आप कुछ बोलते नहीं, ना जाते हैं वहां से, मणिपुर जलता रहता है, ना आप हाथरस के बारे में कुछ बोलते हैं, ना कठुआ के बारे में बोलते हैं। देश में इतने नौजवान रोज सुसाइड कर रहे हैं, उनके बारे में नहीं बोलते हैं। आप यहाँ पे आत्महत्याएं कर रहे हैं हमारे किसान परिवार के लोग, उनके बारे में नहीं बोलते, वहां शर्म नहीं आती आपको? इतनी सारी घटनाएं घट रही हैं, आप एक महिला मुख्यमंत्री को क्यों चुन रहे हैं? उनका क्या कसूर है? क्या वो हर जगह थी? हम तो नहीं करें इस मामले में प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देनी चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री रूल स्टेट्स में है, हम मानते हैं इस बात को कि प्रधानमंत्री, हालांकि कई बार वो प्रचार मंत्री दिखते हैं, जितना प्रचार करते हैं, पर बहरहाल पूरे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री हैं। हम तो उन पर नहीं कह रहे कि आप इस्तीफा दीजिए। तो ये आप मुख्यमंत्री को, बंगाल के प्रधानमंत्री यानी बंगाल के मुख्यमंत्री को आप कैसे कह सकते हैं कि इस बार इस्तीफा दो? क्या उनको शर्म आनी चाहिए? तो क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है कि आप आरोप लगा रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है क्या उनको? ऐसा दिखता है, बिकॉज उनकी पॉपुलरिटी से, मैंने शुरू में कहा कि ममता बनर्जी देश की आज मेरी नजरों में नहीं बल्कि मेरे ऑब्जर्वेशन में भी देश की सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोमिनेंट, पावरफुल और पॉपुलर लीडर है। तो आज घबराहट स्वाभाविक है। आप कुछ भी कहें, यहाँ पे कई जगह आपने कैंडिडेट्स दिए हैं वहां पे,
वहां के कैंडिडेट्स कौन लोग हैं, कहां से कैसे कट फॉर सीट किया अपने रूलिंग पार्टी के लोगों ने, कैसे लोग आ रहे हैं, कैसे कैसे लोग बौखला के कैसी कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अभी हमारे मित्र ही हैं वहां पे जो बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, अभी उन्होंने ममता जी के बारे में क्या कह दिया, जो दुर्गापुर से और सामने कीर्ति आजाद है, हमारे बहुत अच्छे लड़के हैं, बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, बहुत अच्छे दावेदार हैं, मुझे लगता है अवश्य विजयी होंगे। लेकिन क्या क्या कह दिया उन्होंने, ये लोग एक घबराहट का, बौखलाहट का प्रतीक है, नतीजा है। तो मैं समझता हूं ये चुनाव जो है सही मायने में, वैसे तो हर चुनाव सबके लिए चुनौती होती है, लेकिन इस बार ये सही मायने में चुनौती है हमारे रूलिंग पार्टी के फ्रेंड्स के लिए, इंडिया अलायंस के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। और सबसे बड़ी बात कि जो उन्होंने नारा दे दिया है ना, अब की बार 400 पार, मुझे लगता है वो कहां से नारा पूरा होगा। क्या साउथ इंडिया से होगा? कर्नाटका में नारा दिया था आपने भी हाल में ही, अब की बार 200 पार, तो 66 पे अटक गए। आपने बंगाल में कहा था अब की बार 200 पार, तो आपने 75-76 पर अटक गए। उस हिसाब से आपने एक बार दिल्ली में नारा दिया था कि हम 2/3 मतों से केजरीवाल के खिलाफ जीतेंगे, तो 2/3 तो भूल जाइए, 2-3 सीटें आई थी। सब अच्छे लोग हैं, हमारे दोस्त लोग हैं, लेकिन इतना अतिशयोक्ति, इतना ओवरशूट द रनवे कर जाते हैं। उसको पूरा करने की बौखलाहट में ये कदम गड़बड़ हुआ, एक बटन उल्टा लगाया तो सारे बटन उल्टे लगने लगते हैं, वही हो रहा है यहाँ। चलिए, अब ये तो आपको, अब हम बीजेपी के जो बंगाल में जो एक मिशन लगा हुआ है, और बंगाल स्पेसिफिक हम आपसे सवाल करना चाहेंगे। आप बार बार कह रहे हैं कि बौखलाहट है ममता बनर्जी की, जिसको लेकर बीजेपी जो है एक तरीके से बंगाल को टारगेट कर रही है, वहां पर उनका पूरा तंत्र लगा हुआ है। तो क्या लगता है इस बार बीजेपी जो है वो 2019 से बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है चुनावों में, लोकसभा चुनाव में, जो उनका पिछला आंकड़ा था उससे बेहतर करेगी? हम विद ड्यू रिस्पेक्ट, संपूर्ण सम्मान के साथ कह रहे हैं, और मैं तो देश का ओरिजिनल या नंबर 1 स्टार प्रचारक रहा हूं, शायद सबसे बड़ा नामचीन स्टार प्रचारक रहा हूं, आज भी लोग मानते हैं और जानते हैं। उस अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि हमें जो 400 पार का नारा दे रहे हैं लोग, हमें वो 2004 के नतीजों की याद दिला रहा है। उस वक्त मैं भी मंत्री था, मैं भी भारतीय जनता पार्टी में था। हमारे भारत के भूतपूर्व और अभूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, फादर फिगर, कितना अच्छा कर रहे थे, उनके नेतृत्व में हम लोग कितना आगे बढ़ रहे थे, और उसके बावजूद इंडिया शाइनिंग और क्या था, फील गुड फैक्टर, ये सब के साथ हम लोग आगे बढ़े, और 2004 में हमारे परखच्चे उड़ गए और एक नया चेहरा उभर कर आया, बहुत ही विद्वान चेहरा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो 10 सालों तक शासन किया और बहुत ही अच्छा किया, और उनका अर्थशास्त्री तो उनसे बड़ा शायद ही कोई आया होगा यहाँ पे, वो इतने अच्छे थे। तो ये हमें लग रहा है कि 2004 की याद दिला रहा है, कहीं यही उनको भी डर तो नहीं सता रहा कि सो इतना ज्यादा कह गए। तो हमने अटल बिहारी वाजपेयी से ज्यादा लोकप्रिय नेता तो शायद भारतीय जनता पार्टी में आज तक को नहीं है। अगर एक तरफ देश की सबसे लोकप्रिय और स्टार नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर रही हैं तो इंदिरा गांधी रही हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी। यहाँ सबसे बड़े विद्वान अगर पहले लोग कहते हैं जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, लेकिन इसके और देशभक्त, राष्ट्रभक्त, और उसके बाद अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऐसा बढ़िया आदमी, इतना अच्छा आदमी, उनके टाइम में कोई सोच नहीं सकता था। आप यकीन मानिए, हम लोग भी नहीं सोचते थे, किसी मीडिया ने नहीं सोचा था, और उसके बाद ऐसा हुआ। मुझे लगता है शायद यही डर सता रहा है उनको, इसलिए स्टेप पे स्टेप कहीं कुछ ज्यादा बौखलाहट है, कुछ ज्यादा गड़बड़ हो रहा है, कुछ ज्यादा ऐसी बातें हो रही है कि 2 चीफ मिनिस्टर को हमने गिरफ्तार कर दिया। शत्रु जी, क्या ये बौखलाहट ममता बनर्जी में नहीं है? मैं क्यों आपको बता रहा हूं, उनका 1-2 दिन का बयान देखिए। रामनवमी के पर्व को लेकर वो अब ये एक आशंका जता रही हैं कि दंगे हो सकते हैं, एक तरीके से फियर मॉन्गरिंग किया जा रहा है। 19 तारीख को पहले चरण का चुनाव होने वाला है, तो क्या ममता बनर्जी नहीं बौखलाहट में है कि वो एक डर का माहौल क्रिएट करना चाह रही है पश्चिम बंगाल में ही? मैं रोहित आपसे कहना चाहूंगा, ये डर नहीं, ये तो मैंने भी कहा था कि भाई देखो, इसी महीने में ईद भी है जहां हम शामिल होने जा रहे हैं लोगों में, बाकी लोग भी शामिल होंगे, और इसी महीने में रामनवमी भी है, तो सावधानी बरतनी चाहिए। कहीं कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग,
हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, कुछ लोग जो हैं या कुछ संस्थाएं जो हैं कहीं बौखलाहट और घबराहट में अपने डेस्परेट मूव में, डेस्परेशन में कोई ऐसा ना कर जाए, तो सावधान रहने की। ममता जी ने ऐसा नहीं कहा कि दंगे होंगे, उन्होंने कहा कि आप लोगों को सबको चौकन्ना रहना है। लेकिन पश्चिम बंगाल जैसे सेंसिटिव स्टेट में आप भी जानते हैं शत्रु जी, ये जो बयान अगर मुख्यमंत्री देते हैं, यानी यहाँ मुख्यमंत्री अगर देती हैं, तो जाहिर सी बात है एक फियर मॉन्गरिंग का ही लगता है ये केस बन रहा है ना। एक मामला लगता है कि लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है कि रामनवमी में दंगे हो जाएंगे। आप ये तो अपना अपना नजरिया है ना, ग्लास आप आधा खाली देख रहे हैं, आधा भरा हुआ देख रहे हैं। अगर वो मुखिया होने के नाते, गार्डियन होने के नाते, मदर फिगर होने के नाते, इतनी बड़ी जगत दीदी होने के नाते, बंगाल के सबसे लोकप्रिय नेता होने के नाते अगर वो कह रही हैं कि भाई ऐसा कुछ ना हो, दंगा बिल्कुल मत करना, झगड़ा बिल्कुल मत करना, शांतिपूर्वक सब होने दो, तो मैं कहूंगा अगर उसको ग्लास को ऐसे देखना चाहते हो तो देख सकते हैं कि उन्होंने अच्छाई के लिए कहा है, समाज की भलाई के लिए कहा है। इंडी गठबंधन की आप बात कर रहे थे, लेकिन आपके शब्दों में कहते आप इंडिया ऐसे कहते हैं, तो जो ये गठबंधन है ये पश्चिम बंगाल में कहाँ है? आप बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल में है, कांग्रेस का तो कोई अलायंस हुआ नहीं ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस के साथ, तो फिर जो एक ममता बनर्जी थी वहाँ पे, जो एक फोर्स थी जो सबको साथ ले सकती थी, उन्होंने ही कांग्रेस को एक तरीके से अलग कर दिया, तो फिर ये गठबंधन वहाँ बचा कहाँ? देखिए, घी तो दाल में ही गिर रहा है ना। क्या ममता जी ने कहा, हम लोगों ने कभी कहा है कि हम इंडिया के साथ नहीं है, इंडिया ब्लॉक के साथ नहीं है? हमने तो नहीं कहा। लेकिन एक दूसरे के खिलाफ तो उम्मीदवार उतार ही रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल रीजन से हो सकता है, कुछ हम लोग स्पेस जो है अपना स्पेस बचाने के, या जो रूलिंग पार्टी के दोस्त हैं उनको स्पेस नहीं देने की वजह से पंजाब में चाहे बंगाल में जो हो रहा है वो सराहनीय है, अंडरस्टैंडेबल है। हम तो ये कह रहे हैं कि जीतने के बाद हम, अगर कुछ लोग, आप भी जानते हैं कि पहले प्री अलायंस होता है, पोस्ट अलायंस होता है, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जीतने के बाद हम हैं तो वही घी तो दाल में ही गिर रहा है ना, है तो इंडिया ब्लॉक यूनाइटेड ऑपोजिशन के साथ ही ना, तो ठीक है, फेयर एनफ। ममता बनर्जी का क्या शत्रु जी आपको लगता है कोई डील हुआ है बीजेपी के साथ? देश के तमाम विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होती है, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भी केस चल रहा है, ईडी की जांच चल रही है, लेकिन एक्शन कोई नहीं लिया जा रहा है, तो क्या कोई पर्दे के पीछे कोई खेल है बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच में कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो? ऊपर ऊपर आप बोलते रहिए जो बोलना है। मैं इसके भाग बी पे तो कुछ नहीं कहूंगा, भाग ए पे कह सकता हूं कि भाग बी मेरा विषय नहीं है, वो जांच पड़ताल का विषय है, क्या है, कहां तक सच्चाई है, कहां तक तथ्य है, सत्य है, मैं उस पर नहीं जानता हूं और न अभी जाना चाहता हूं चुनाव की घड़ी में फिलहाल। दूसरा, ममता जी के बारे में, जो लोग ममता जी को जानते हैं वो जानते हैं कि टाइगरेस है ममता जी। वो कभी किसी के साथ कोई डील नहीं कर सकती, कोई समझौता इस तरह का नहीं कर सकती हैं। उनको आप लोगों ने लगता है पहचाना नहीं है, अभी हम तो अभी नजदीक से देख रहे हैं उनको। ऐसी जानदार और शानदार लेडी हैं वो, लेडी ऑफ सब्सटेंस। वो कभी किसी से डील नहीं कर, और करती होती अगर किसी तरह का डील होता तो आपके पहले सवाल में जो हमने बात की कि अभी वो दिल्ली में आंदोलन नहीं हो रहा होता। हमने कलकत्ता में उस आंदोलन में मैं भी शरीक हुआ था, जब अपना फंड, बंगाल का फंड जो उनके मुताबिक, हमारे बहुत लोगों के मुताबिक जो केंद्र ने रोक के रखा हुआ है, चाहे मनरेगा का हो, चाहे बंगाल के डेवलपमेंट का हो या बंगाल के गरीबों का है, हम वही मांग करने गए थे केंद्र से कि साडा हक इत्थे रख, यही कहने गए थे, तो वो नहीं कहते। तो ममता बनर्जी का आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, टाइग्रेस बताते हैं, तो क्या लगता है चुनाव के बाद पोस्ट पोल जो आप एक अलायंसेस की बात कर रहे हैं, तो उसमें लगता है कि अगर बंगाल में टीएमसी अच्छा करती हैं तो ममता बनर्जी एक सूटेबल प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट या फिर पीएम हो सकती हैं? रोहित, पहले तो ये बता दूं आपको कि पीएम बनने के लिए किसी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। पीएम बनने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास कोई डिग्री हो या आपके पास कोई इंटायर पॉलिटिकल साइंस का क्वालिफिकेशन हो। पीएम तो आप भी बन सकते हैं, किसी ने अगर आपका भाग्य ने साथ दिया, हम भी बन सकते हैं, अगर संख्या बल हो हमारे पास। संख्या, नंबर्स के आधार पर पीएम बनते हैं। तो पीएम, और जहां तक ममता जी का सवाल है, ममता जी तो ट्रायल टेस्टेड और सक्सेसफुल है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे दोस्त नरेंद्र मोदी जी, अगर 3 बार मुख्यमंत्री बनकर प्रधानमंत्री के दौड़ में आते हैं और प्रधानमंत्री की दौड़ में सबसे आगे निकलते हैं,
हालांकि बहुत लोगों की इच्छा थी कि अडवाणी जी बने और लोग बने, लेकिन ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। तो उसी तरह से 3 बार वो मुख्यमंत्री बन गई। और तो वो मुख्यमंत्री जिसने 35 सालों के शासन को, कहां पे जिन लोगों का, जिस पार्टी का शासन था, उसको हटाने में, उसको उखाड़ फेंकने में पहली बार एक लेडी महिला ने अपनी शक्ति का जो परिचय दिया, ऐसी अपनी ऊर्जा का, कि 35 सालों के बाद होश उड़ा दिए लोगों के और मुख्यमंत्री बनी। और उसका लगातार, और शायद लगातार बनती जाएंगी वो। तो ये जो है वो काबिल तो है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री बनती जाएंगी कि दिल्ली भी जाएंगी? मैं उसी पे आ रहा था। लेकिन अभी जो आप कह रहे हो रोहित, मैं ये कह सकता हूं कि काबिल तो बहुत है वो, लेकिन अभी प्रधानमंत्री बनेंगी नहीं बनेंगी, वो तो यूनाइटेड ऑपोजिशन की यूनिटी के बाद, उनके निर्णय के बाद वो आदमी बनेगा, जो भी बनेगा प्रधानमंत्री। हम और आप बोलने वाले कौन होते हैं? यूनाइटेड अपोजिशन का इंटरनल मैटर होगा। लेकिन हां, इतना जरूर है कि ममता बनर्जी जो हैं सबसे बड़ी गेम चेंजर बनकर उभर कर आएंगी, इसमें दो राय। योग्यता भी है आपको लगता है पीएम बनने का उनमें? बहुत है। और किसमें बाकी, अगर बाकी लोगों में है तो उनमें क्यों नहीं? उनमें तो बहुत ज्यादा है। और इससे तो कहा कि ट्राइड, टेस्टेड और सक्सेसफुल है, वो तो ट्राइड भी है। विकल्प हो सकती है पीएम के लिए। अगर हम विकल्प के बारे में बात करें, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन विकल्प एक हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। मैंने तो कहा विकल्प तो किसी दिन अगर किस्मत ने साथ दिया तो आप और हम भी हो सकते हैं। लेकिन ममता जी की बात कर रहे हैं, अवश्य। मैंने वही कहा, एक संक्षेप में, एक सेंटेंस में कहने की कोशिश की कि बहुत बड़ी गेम चेंजर बनकर उभर कर आएंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। गेम चेंजर यानी कि पीएम भी बन सकती हैं? गेम जब देखिए क्या होता है, वो तो बनाने वाले यूनाइटेड ऑपोजिशन ही होंगे वो लोग। लेकिन इस रेस में जैसे बहुत काबिल लोग हैं, केजरीवाल बहुत काबिल हैं, तो साबित कर दिया उन्होंने। और उसके बाद उसी तरह से राहुल गांधी हैं, क्यों नहीं है? उनके पास सबसे ज्यादा संख्या है और शायद इस बार भी बहुत ज्यादा संख्या आएगी। राहुल गांधी को तो लेकर एक सवाल मैं आपसे पूछ लूं। प्रशांत किशोर जो उनके साथ काम कर चुके हैं, वही कहते हैं कि भाई इनको अब रेस्ट करना चाहिए, 5 साल का ब्रेक ले लें। 10 साल इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत सारे चुनाव हरा दिए हैं, तो देयर इज नो हार्म कि अगर आप 5 साल का ब्रेक ले लें। तो राहुल गांधी को ब्रेक ले लेना चाहिए, क्या आपको लगता है? देखो, पहली बात तो आपने प्रशांत किशोर जी का जिक्र किया। वो हमारे पटना साइंस कॉलेज के ही हैं, शायद हमसे जूनियर थे, लेकिन मैं उनकी बहुत कदर करता हूं। बहुत विद्वान, अच्छे इंसान हैं। और लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी शायद लॉस्ट ग्राउंड को गेन करने के ऐसी बातें कर रहे हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि अभी देखिए वो ममता जी के यहाँ भी नहीं है, इन ए वे। आप अभी देखिए वो केजरीवाल भी नहीं है उनके साथ, राहुल गांधी ने भी छोड़ दिया, नीतीश बाबू ने भी छोड़ दिया, प्रधानमंत्री के साथ थे, प्रधानमंत्री ने भी नहीं छोड़ दिया। अब लोग कह रहे हैं, कुछ लोग, मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ लोग कह रहे हैं कोई लॉस्ट ग्राउंड गेन करने की वैसी बातें कर रहे हैं। और अगर आपको रोहित प्रशांत किशोर जी के ही ऑब्जर्वेशन को कोट करना है, तो मैं एक ऑब्जर्वेशन, अगर आपकी आज्ञा तो मैं भी कोट कर दूं। देश के बहुत ही बढ़िया लेडी संभ्रांत हैं, बहुत विद्वान हैं, बहुत अच्छी लेडी हैं, भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी के पति जो हैं वो उनसे भी बहुत ज्यादा विद्वान हैं, अर्थशास्त्री हैं, राजनैतिक विश्लेषक हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पीएचडी किया हुआ है, प्रोफेसर हैं, बहुत ही काबिल गुणी आदमी हैं प्रभाकर जी। उन्होंने क्या कहा है, ऑन कोर्ट में उनको कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा है कि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला जो हुआ है देश में, वो भारतवर्ष का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है, एक्सटॉर्शन रैकेट हुआ है, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला। ए और बी कहा है उन्होंने कि ये जो 400 पार कह रहे हैं, 400 पार का नारा दे रहे हैं, ये 400 पार तो नहीं, बड़ी मुश्किल से अगर इनका अच्छा लक हुआ 220 या 230 भी पहुंच जाएंगे तो शायद बहुत बड़ी बात होगी। यूनाइटेड एनडीए बोल रहे हैं आप या सिर्फ बीजेपी? नहीं, उन्होंने बीजेपी की बात की है, बीजेपी एनडीए की बात की, मिला के उन्होंने उनकी बात की है। और किसने की है, इसलिए मैं कहा कि मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर, मैं तो खुद देख चुका हूं उनका स्टेटमेंट, मेरे पास है भी, जिसमें उन्होंने निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर के हस्बैंड ने ऐसा कहा। अब आप ही बता दीजिए, मैं लोगों से पूछता हूं, मैं प्रशांत किशोर जी की बात को ज्यादा मानूं या मैं
प्रभाकर जी जो निर्मला सीतारमण जी के पति हैं उनकी बात ज़रा सुनो। चलो जी, एक बंगाल पे का एक और सवाल आपसे पूछूंगा। अभिजीत गांगुली, जस्टिस अभिजीत गांगुली, कोर्ट के एक न्यायाधीश का इस्तीफा देकर पॉलिटिक्स में आना, बीजेपी ज्वाइन करना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूं। आपको इमीडिएटली आ जाना पॉलिटिक्स में, कोई कूलिंग पीरियड तो हो। आप कोई निर्णय देते हैं, कोई फैसला करते हैं, अगले महीने आप राज्यसभा में आ जाते हैं, या अगले महीने आपको कहीं गवर्नर बना के भेज दिया जाए, या अपने कहीं एम्बेसडर बना दिया जाए, कहीं बड़े बड़े पद पे आपको बिठा दिया जाए, तो फिर शक तो होता है। लोगों को शक होना स्वाभाविक है। मैं उनकी बड़ी कदर करता हूं, मैं किसी भी जज की कदर करता हूं, मैं जुडिशरी का बहुत ही आदर करता हूं, लेकिन अभी फैसला कितना किया होगा, और उन फैसलों के बाद इमीडिएटली आप जाते हैं और आप एक पर्टिकुलर पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं, तो फिर आपके कुछ फैसलों पे लोगों का अगर शक होता है, मैं नहीं कहता हूं सही होगा, कुछ शक होता है, तो मैं नहीं कहूंगा कि वो गलत भी होगा, वो गलत नहीं होगा। तो मैं अच्छा नहीं मानता हूं। इसे कूलिंग पीरियड हो, आप कूलिंग पीरियड का जो करना करें वहां पर। चलिए शत्रु जी, अब आपके चुनाव की बात करते हैं। आसनसोल पे आ जाते हैं। दूसरी बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पिछले बार तो बाई पोल्स हो गया था, तो चलिए आपकी अच्छी जीत हुई थी। इस बार फिर आसनसोल से एक मुद्दा उठ चुका है बाहरी का। आप बिहारी हैं या पश्चिम बंगाल के लिए बाहरी हैं? इसको जरा क्लैरिफाई कीजिए। आप कितने बिहारी हैं और बंगाल में आप कितने बाहरी हैं, पहले ये बताइए। আমি এইখানে থেকে একটু দূরের পাটনার লোক আপনার সামনে বাংলাতে বলবার চেষ্টা করছি, যদি কিছু ভুল चूक হোক আমাকে ক্ষমা করবেন। मैं यहाँ से थोड़ी दूर पटना का रहने वाला एक लड़का आपके सामने बोल दी कि मैं आपके सामने बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ये देखिए संविधान क्या कहता है, और अगर मैं वाकई बाहरी हूं, जो कि अब तो साबित हो गया कि नहीं हूं, मैं तो आसनसोल परिवार का हूं, बंगाल परिवार का हूं। बिहारी बाबू था, बंगाली बाबू बना, यानी सही मानों में हिंदुस्तानी बाबू। भारत का संविधान कहता है कि आप दुनिया में कहीं भी जाके बच सकते हैं, सर्वधर्म समभाव के साथ जियो और जीने दो की पॉलिसी के तहत आप आगे बढ़ सकते हैं, समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद रोहित बाबू, अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं बाहरी हूं, तो मैं उन लोग से पूछा था। लेकिन कैंपेन चल रहा है ना आसनसोल में आपके खिलाफ की, पिछली बार चला था, हमने शांत कर दिया था ये लॉजिक, इस तर्क के साथ कि अगर आप मुझे बाहरी कहते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? गुजरात से आके लड़ते हैं चुनाव वहां से, या फॉर दैट मैटर मधु लिमे, जॉर्ज फर्नांडिस बिहार से चुनाव लड़े, मैडम गांधी, स्वर्गीय मैडम गांधी, वो लड़ी वहां से चिकमंगलूर से। हमारी दोस्त और बहुत बड़ी महान नेता अपनी श्रीमती सुषमा स्वराज कहां से लड़ी? बेल्लारी से चुनाव लड़ने गई। तो ये क्या मतलब? तो इसी लिस्ट में ममता बनर्जी का भी तो नाम आ सकता है। शत्रुघ्न सिन्हा बाहरी, अगर मैं बोल रहा हूं यूसुफ पठान भी बाहर से आए हैं, गुजरात से आए हैं, आपको ये कीर्ति आजाद जी भी बिहार से आए हैं। तो जब ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, उनको बाहरी कहती हैं, उनको कहती हैं कि 2 गुजराती आए हैं यहाँ प्रचार प्रसार करने, यानी बाहरी का कैंपेन चलता है, तो यहाँ फिर आप कैसे जस्टिफाई करें? इलेक्शन हीट की बात ना करें आप। इलेक्शन हीट में तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी और बाकी लोग भी हमारे इतने बढ़िया गृह मंत्री हैं, क्या उनको तो बहुत लोग चाणक्य भी कहते हैं, अपना अमित शाह जी, वो भी बहुत कुछ बोल जाते हैं, कई लोग बोल जाते हैं। इलेक्शन हीट की बात छोड़ दें आप। लेकिन ममता जी ने मुझे बुलाया ना, किस विश्वास के साथ ममता जी ने मुझे बुलाया ना आसनसोल में, और बुलाया, और जब मैंने सब तर्क दिया और फिर रिजल्ट आया कि आज तक शायद किसी बाई पोल में इतने रिकॉर्ड मतों से नहीं जीता होगा जितनी जीत हमारी हासिल हुई, बाय ग्रेस ऑफ गॉड एंड ममता जी के नेतृत्व और व्यक्तित्व की वजह से, और तृणमूल कांग्रेस और आसनसोल की जनता जनार्दन की वजह से। लेकिन आज कीर्ति आजाद है, बहुत गुणी लड़का है, बहुत। आपने यूसुफ पठान का नाम लिया, मैं कीर्ति आजाद का नाम ले रहा हूं, अच्छा लड़का। बगल में पड़ोस में एकदम दुर्गापुर है, दुर्गापुर से चुनाव लड़ रहा है। वहीं पे वो ममता जी के खिलाफ जो बयान दिया था, उन्होंने अच्छा नहीं किया। उन्होंने, हमारे दोस्त हैं वो जो पिछले भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट है बंगाल यूनिट के, दिलीप बाबू, उन्होंने ऐसा बोल दिया। हो सकता है हीट में ही बोला हो, लेकिन ये अच्छा नहीं बोला, खासकर लेडी के बारे में ऐसा बोलते हैं आप तो ये आउटसाइडर वाली बात खत्म हो गई। मेरे बारे में
अभी आपके सामने जो बंगाल की सभ्यता, संस्कृति, बंगाल का खाना पीना, पहनावा, बंगाल की भाषा से इतनी प्रेम करता है, जो बंगाली फिल्में कितनी बार कर चुका हूं, जो बंगाल में यानी मुझको एक ही ख्वाहिश, लर्निंग एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा मुझको मिला फिल्मों में, आज तक तमाम फिल्मों में तो बंगाली फिल्म थी, गौतम घोष की थी अंतरजुली यात्रा, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्म। मेरी सबसे ज्यादा ख्वाहिश थी 2 आदमी के साथ काम करने की, शायद कर भी लेता, लेकिन बात शुरू होने के पहले ही खत्म हो गई। सत्यजीत रे, माणिकदा, पहला पूरे भारतवर्ष में ऐसा व्यक्ति जिसको फिल्म फेयर ने, जिसको भारत रत्न और ऑस्कर दोनों मिला, किसी को आज तक नहीं मिला है। कितनी कदर करता हूं। यहाँ थे ऋत्विक घटक, थे इतने मशहूर फिल्म मेकर, वो हमारे वाइस प्रिंसिपल थे पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में जहां मैं ट्रेनिंग ले रहा था। उसके बाद ये मैंने खुद की शक्ति सामंत की मस्तान फिल्म की, वहां का स्वर्गीय एक्टर, बहुत बढ़िया एक्टर था शमित भांजा, उसकी फिल्म जुबान की मैंने अंतरजुली यात्रा की। इतने तो इस यानी बिहारी बाबू पर बंगाली छाप जो है वो उनके करियर पर है। मुझे तो सबसे ज्यादा कोई फूड मुझे पसंद है तो बंगाली फूड पसंद है, और कभी जब नॉन वेज खाता हूं तो सबसे ज्यादा फिश, माछे झोल के अलावा हिल्सा फिश मुझे बहुत पसंद है, अगर जब नॉन वेज खाता हूं। ये टीएमसी में जाने के बाद ये पसंद हुआ, ये पहले से पसंद नहीं, मुझे नहीं पता था कि एक दिन मुझे टीएमसी और एक दिन मुझे बंगाल जाना पड़ेगा। कई लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि बचपन की सीखी हुई, पटना में सीखी हुई बंगाली, क्या पता था एक दिन आसनसोल और बंगाल में काम आएगी। लेकिन वहां कई फिल्में भी की मैंने ये करके, और फ्लुएंट उसमें जितना हो सकता है। नॉन बंगाली के सामने तो बहुत ही फ्लुएंट हूं मैं, अब बंगाली के सामने हो सकता थोड़ा ऊपर नीचे होता। अच्छा चलिए, आसनसोल में आप चुनाव तो लड़ रहे हैं, बीजेपी अब तक उम्मीदवार आपके खिलाफ नहीं दे पाई है। एक उम्मीदवार दिया भी था तो उसके खिलाफ आप लोगों ने ऐसा कैंपेन चलाया, पवन सिंह का जिक्र कर रहा हूं, रातों रात उनको अपना टिकट जो है वापस करना पड़ गया। पवन सिंह पे आपने बहुत ज्यादा खुल के कुछ बोला नहीं है। नहीं, मैंने जो भी बोला उनके बारे में अच्छा ही बोला है। मुझे नहीं, क्योंकि ये देखिए कैंपेन ये चलाया गया शत्रु जी, अभी मानिए कि भाई वल्गर फिल्में करते हैं या वल्गर गाने उनके होते हैं या उन फिल्मों के टाइटल्स होते हैं वो महिला विरोधी होते हैं, उस तरीके के होते हैं। तो अब बताइए, अब पवन सिंह को नाम वापस लेना पड़ गया, टिकट लौटाना पड़ गया, शत्रु जी इसको कैसे देखते हैं? मैं पहले कह दूं, पवन सिंह को मैं व्यक्तिगत तौर पे शायद नहीं जानता हूं। मुझे तो ये भी नहीं पता था, उनका नाम अनाउंस हुआ था कि वो बनारस के हैं, कि रक्सौल के हैं, कि गाजीपुर के हैं, कि गाजियाबाद के, लेकिन हम बाकी नहीं जानते थे। लेकिन मैंने जो सुना है उनके बारे में अच्छी बातें ही सुनी है। मैंने सुना है कि अच्छे परिवार से आते हैं, अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं, और मैंने सुना कि अच्छे कलाकार हैं, अच्छे गायक हैं। मेरा शुभाशीष और सब उनके साथ, ये आशीर्वाद उनके साथ है, प्यार उनके साथ है। लेकिन जहां तक मामला है कि उन्होंने विड्रॉ किया 24 घंटे के अंदर नाम अनाउंस होने का, अब मेरे प्यार की वजह से किया या मेरी लोकप्रियता की वजह से की, आप लोगों ने इतना दबाव बना दिया था, वो तो बाद में हुआ। नहीं रोहित बाबू, बाद में हुआ। पहले तो उनका ये हुआ कि वो 24 घंटे के विड्रॉ कर गए। अब विड्रॉ किया कि करवाया गया, वो उनके और उनके पार्टी के अंदर का मामला है। मैं उस पर टीका टिप्पणी क्यों करूं? मेरी मेच्योरिटी का तकाजा है कि मेरे सामने जो भी आए उसका मैं स्वागत करूं। लोकतंत्र को मजबूत करता है, वो जो भी मजबूत करता है उसका स्वागत करूं, और साथ में फैसला जो है जीत हार का वो तो जनता जनार्दन करेगी, मैं वेलकम करता हूं। लेकिन ऐसा हुआ कि ये सब आफ्टर थॉट है कि साहब ऐसा गाने गाए, कैसे क्या क्या अश्लील बोले, मुझे नहीं पता है। मैंने कोई गाना उनका उस तरह सुना भी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे उनके गाने जिसे अश्लील कहा जाता है कथित रूप से, बहुत क्रिकेट मैदानों में भी देखते हैं, जब वो गाना चलने लगता है तो लोग झूम झूम के एकदम खूब डांस करते हैं, खूब नाचते भी हैं। तो एक सवाल उठता है ना कि जब जनता एंजॉय अगर उस चीज़ को कर रही है तो फिर आखिर तृणमूल कांग्रेस ने ऐसा क्यों कहा उनके खिलाफ? जैसे बाबुल सुप्रियो ने शुरू किया था जो कैंपेन, वो आखिर क्यों किया, जबकि जनता तो उन गानों को एंजॉय कर रही है? मैदानों में आप जाके देखिए, डांस कर रहे हैं लोग, उस पर झूम रहे हैं। झूमने को तो एक से एक वल्गर और अश्लील गानों पे, हरकतों पे भी हमारे बहुत ग्रेट कॉमेडियंस हैं। महमूद साहब, कुछ लोग कहते थे महमूद साहब के बारे में कि डबल मीनिंग कुछ करते हैं, बोलते हैं ऐसा। तो महमूद साहब उस पर जोक्स पे तो लोग हंसते ही थे बहुत, चाहे पड़ोसन फिल्म ले लें, कोई फिल्म ले लोग हंसते ही थे।
उस समय डांस करना या झूमना वो अलग इशू है। अब हमारे, लेकिन सिर्फ उनको ही क्यों कहा जा रहा है? हमें तो बहुत लोगों ने बताया, हमारे मानता हूं उनको काफी अच्छे हैं, अपना मनोज तिवारी, उनके ये बहुत सारे गाने बहुत वल्गर लोग कहते हैं, बहुत है, एक आध तो मैंने सुने भी होंगे। ये सब बातें जो है आफ्टर थॉट की होती हैं, मुझे लगता है। उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, नहीं करते तो इनके तीर तरकश में बहुत थे और वही तरकश में से तीर निकल रहे हैं, वो ठीक है, उस पर कोई बात नहीं। हमने खुद कहा इलेक्शन में आपको संस्कार भी देखना पड़ता है, इलेक्शन हीट में जो है आपको अपनी भाषा के मर्यादा भी देखनी पड़ती है, या शब्दों का चयन भी ठीक से करना पड़ता है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। ऐसा हालत अब हो चुका है कि अब शत्रु जी के सामने बीजेपी को कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। चौथे चरण में आसनसोल में चुनाव होना है और अभी तक बीजेपी ने कोई आपके खिलाफ उम्मीदवार जो है पवन सिंह का नाम वापस करने के बाद अभी तक नहीं दे के आई है। अब मैं इस पे क्या कहूं, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कोई ना कोई तो आएगा, क्या आएंगे, और जो आएंगे हम उनका स्वागत करते हैं। चलिए बंगाल से थोड़ा बिहार आ जाते हैं, आप ही अपने प्रदेश में आ जाते हैं। क्या चल रहा है बिहार में? जो एक इंडी गठबंधन की बात हो रही थी, इंडिया अलायंस आप लोग कहते हैं, उसके सूत्रधार ही आप लोगों को छोड़ के चले गए। कई बार मुझे नीतीश कुमार, अगर ऐसा होना था जैसा अभी हुआ है, हमारे दोस्त जो है जो इंडी तथाकथित इंडी छोड़ के तथाकथित एनडी में गए हैं, अगर ये बाद में होता तो क्या होता? ये तो अच्छा है समय से पहले ही गुड सेंस प्रिवेल्ड और अच्छा वह निकल गए, ताकि इंडिया गठबंधन को बहुत मजबूती मिल गई। उनके जाने से मजबूत हो गया, नीतीश कुमार के जाने से बहुत मजबूती हो गई। उसके बाद ठोक बजा के जितना, चाहे सीटों का चयन हो चाहे जो भी हो, उसके बाद ठोक बजा से काम करना शुरू किया। ठीक है, उन्होंने बहुत काम किया, ऐसी बात नहीं है। नीतीश बाबू हमारे दोस्त हैं और मैं नीतीश बाबू पर ज्यादा टीका टिप्पणी करता भी नहीं। ऐसा वो इंडिया में गठबंधन में क्या कर रहे थे कि अब आप लोग राहत की सांस लिए, कह रहे हैं कि चले गए तो अच्छा हुआ? अच्छा हुआ कि ये अगर कांड होना था बाद में, ये अचानक रातों रात उलट पुलट हो जाएगी। इससे इन्होंने वो किया, जितना इनके रहने से ऐसा लोगों का मानना है कि इंडिया गठबंधन का जितना भला नहीं होता इनके रहने से, उतना ही नुकसान हो जाएगा अब इनका एनडी गठबंधन में आने से। क्यों? इसलिए कि ये उलट पुलट जो है, आप परसेप्शन की बात भी घूमते हैं, हम भी घूमते हैं, ये जो लोगों का देख रहा रवैया का, तो ये क्या हो, ऐसे ही पॉलिटिशियंस के लिए जनरली बड़ा कंटेम्प्ट था लोगों में। लोगों ने ये प्रचार प्रसार कराया जाता है, कई बार प्रचार मंत्री प्रधानमंत्री बन जाते हैं या प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री हो गए, ऐसा दिखता है। लेकिन आम जनता में और खासकर पढ़े लिखे लोगों बीच में, युवाओं में पॉलिटिशियंस के बारे में बहुत कंटेम्प्ट है। वो कहते हैं क्या कुछ भी बोल जाते हैं, होता तो है नहीं। चुनाव के पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, और एक बार चुनाव खत्म उसके बाद कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। यानी चले गए तो आप लोगों को लगता है अच्छा हुआ? तो ये हुआ कि वहां जब ऐसा होता है, कंटेम्प्ट है, तो अभी जो है इन्होंने जिस तरह से उलट पुलट की राजनीति की, तो इससे तो लोग कहते हैं कि बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट जो तेजस्वी कहते हैं, जो बिहार का भविष्य मुझे दिखाई पड़ रहा है, अच्छा है, बहुत किसी लोकप्रियता बढ़ी है, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो तेजस्वी, वो जो कहते हैं बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट होंगे। उसके मुख्य सूत्रधार अब हमारे दोस्त नीतीश बाबू ही होंगे या हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जिस तरह से एक दूसरे के साथ मिले हैं, इसका पब्लिक परसेप्शन पे बहुत चोट पहुंची है बहुत। और मैं नहीं समझता हूं ये 40 सीट पे जो बोलते हैं, सब बोल रहे हैं 40 के 40, 4-5 से लेकर 5-10 तक 12 तक आ जाए तो बहुत ज्यादा। बिहार में आपका असेसमेंट है 4-5 या 10 सीटें मैक्सिमम बीजेपी या एनडीए को? हाँ, बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स, इसमें एक फैक्टर इंपॉर्टेंट ये दिखता है। आपके मित्र लालू प्रसाद के बारे में बताइए। अब लालू प्रसाद ने एक परिवारवाद को लेकर जो एक तंज कसा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जो उन्होंने हमला बोला था कि उनका कोई परिवार नहीं है, उनका कोई संतान नहीं है। फिर उसके बाद बीजेपी ने उसको एक अपना कैंपेन बना लिया, मोदी का परिवार। आज लालू परिवार में छठा सदस्य है, वो अब चुनावी राजनीति में उतरने वाला है, या कह सकते हैं उतर भी चुका है। तो क्या परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा नहीं है? परिवारवाद देखिए, अगर थोड़ा सा बैक में जाए तो फ्लैशबैक में
एक बार हमने खुद सुना था, और जयप्रकाश नारायण जी जो है संपूर्ण क्रांति के जन्मदाता, वो कहते थे कि 4 चीजों के सख्त खिलाफ थे वो: परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जातवाद और बैड गवर्नेंस। इनके बड़े खिलाफ थे वो। आज तक लगता है चारों बातें कोई इशू ही नहीं है, कोई इशू नहीं है किसी पार्टी में नहीं, और खासकर ऐसा दिखता है किसी पार्टी में नहीं। और खासकर मैं अपने बर्तनों को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी में 27, 28, 30 साल रहा हूं वहां पे। उन्होंने मुझे निकाला नहीं, मैंने खुद पार्टी छोड़ी और कभी घर वापसी भी नहीं की हमने। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में है और एनडीए में है और रहा है, इतना तो खैर कहीं नहीं रहा। भ्रष्टाचार की बात अभी कर दे, इलेक्ट्रल बॉन्ड से लेकर सारी बातें कर दे, सारे भ्रष्टाचारियों को अलग अलग दलों से बुला के आपने अपने अंदर लिया और उनको वॉशिंग मशीन में धो दिया, तो भ्रष्टाचार की बात भी खत्म हो गई। तो अभी इस पे मैं कुछ अब टीका टिप्पणी फर्दर ना करूं। मैं भी आपकी तरह शरीफ इंसान हूं, ठीक है, करने दो। ये जयप्रकाश जी का वो नारा मुझको याद आता है इन 4 चीजों के मामले में। ये कोई इश्यू अब रह नहीं गया है। परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं है। परिवारवाद मुद्दा नहीं, और मुझे लगता है हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसी कुछ बातें की हैं कि अब तो भ्रष्टाचार भी मुद्दा नहीं रह गया। अब कहाँ मुद्दा, अब कहाँ नहीं। आपने वॉशिंग मशीन में पब्लिक देखनी हो रही है नेताओं के खिलाफ हो रही है, तो आपने ठीक कहा, लेकिन उसमें से 95-96% सिर्फ विपक्ष पे हो रही है। हमारे रूलिंग पार्टी के फ्रेंड्स जितने हैं वो सब दूध के धुले हुए हैं। अभी परसों तरसों 3 दिन 4 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे बोल्ड लेटर्स में आया हुआ था कि साहब 25 आदमियों के ऊपर कार्रवाई की गई, वो पकड़े गए, धरे गए, जकड़े गए। खासकर 2014 के बाद उनमें से 23 आदमियों के ऊपर 23 आदमियों का मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, क्लोज कर दिया गया, या उनके साथ कोई डील हो गई कि बात खत्म, क्लोजर भी फाइल कर दिया कई केसेस में। ये तो पब्लिक देखती है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि आप किसी पे इल्जाम लगा रहा हूं, लेकिन फैक्ट है कि जो पीटर के लिए सही है वो पॉल के लिए भी सही होना चाहिए। अगर ऑपोजिशन के आप इतने लोगों की धरपकड़ कर रहे हैं, उन पे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग करके चाहे इलेक्ट्रल बॉन्ड में चंदा उगाही कर रहे हैं, चंदा पे धंधा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने लोगों को अभी दामन देख लें तो बैलेंस हो जाएगा। वन साइडेड नहीं दिखेगा, अभी वन साइडेड दिख रहा है, इसीलिए शायद जनता मन बना चुकी है इस बार। बिहार से एक और सवाल लूंगा। आपके मित्र सुशील कुमार मोदी, इन दिनों काफ़ी उनकी तबीयत बेहद ख़राब है, आपको भी जानकारी होगी। क्या कहेंगे? आपने साथ में बहुत काम किया है सुशील मोदी के साथ आपने। बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत ही परिपक्व इंसान हैं, बहुत ही मैच्योर्ड है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को खासकर बिहार में इतना ज्यादा दिनों तक टिके रहने में, बढ़ने में, ग्लोरी में जिस तरह संघर्ष के साथ उन्होंने उसको मुकाम पे पहुंचाया है, उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है सुशील मोदी जी का है। हमने ही बहुत साथ दिया, लेकिन मुझे मुख्य रूप से साथ मिला तो सुशील मोदी जी का। और मैंने सुना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे भी बहुत बुरा लगा, बहुत अफसोस हुआ कि उनकी तबीयत ठीक नहीं। मैं उनके यहाँ मिलने जाना भी चाह रहा था, कल ही मैंने कोशिश की थी, लेकिन सुना कि वो दिल्ली गए हुए हैं। और उन्होंने बताया कैंसर से पीड़ित है वो। बहुत अफसोस हुआ सुन के। हाँ, मैं उनके स्वस्थ होने की और दीर्घायु होने की कामना करता हूँ, लेकिन मैं मिलना चाहूँगा ज़रूर। और कंक्लूडिंग सेंटेंस के बारे में कह सकता हूँ, बिहार में आदरणीय और स्वर्गवासी कैलाशपति मिश्रा जी के बाद अगर कोई सबसे बड़ा लीडर और सही मायने में कद्दावर नेता रहा है तो वो रहे सुशील मोदी हैं। चलिए, एक आखिरी सेक्शन है, एक सवाल और बस लूंगा। आपके कर्म भूमि चलते हैं, मुंबई चलते हैं। ये बॉलीवुड का राजनीति से क्या कनेक्शन है? आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, कंगना रनौत भी अब आ चुकी हैं चुनावी मैदान में, गोविंदा भी मुझे लगता है वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बॉलीवुड का कनेक्शन जो है चुनाव से वो खत्म नहीं हो रही है, मोह जो है राजनीति में आने का वो समाप्त नहीं होता है क्या? ये राजनेताओं को मोह है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था उनके लिए कंटेंट हो चुका है, उनको कोई सुनता नहीं है, उनको देखना नहीं चाहता, वो भीड़ नहीं लगती उनकी, तो उनको लगता है थोड़ा कलाकारों को लाओ। और कुछ कलाकारों को लगता है फिल्म इंडस्ट्री के, चाहे यहाँ के हो चाहे कहीं बाहर के भी हो,
उनको भी लगता है कि भाई थोड़ा, क्योंकि फिल्मों में ग्लैमर है, ग्लैमर में लिमिटेड पावर है, जहां की पॉलिटिक्स में पावर है और पावर में अनलिमिटेड ग्लैमर है। तो उसी अनलिमिटेड ग्लैमर की वजह से बहुत लोग आते हैं। लोग सोचते हैं कि टीवी का, चाहे कोई सरकारी काम हो, चाहे परिवार का कुछ काम हो, या कुछ लोग जोश में आ जाते हैं। कुछ मुझको, मेरे ऊपर सवाल नहीं लागू होता कि मैं पूरे भारत के फिल्म उद्योग में पहला व्यक्ति हूं जो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत राजनीति में आया, और राजनीति में जब आया तो भारतीय जनता पार्टी में आया, और उसके बाद आज मैं टीएमसी में हूं और अच्छा हूं, खुश हूं, सही दिशा में हूं, नई दिशा में हूं लेकिन सही दिशा में हूं, अच्छा खुश हूं। और जमीन से जुड़े हुए लोग हैं हमारे पास। लेकिन बहुत सारे लोग जो आते हैं, कभी थक जाते हैं जल्दी, कभी हार मान जाते हैं, या उनके सपने टूट जाते हैं। लेकिन आप, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो उनसे पूछिए कि भारत का प्रधानमंत्री कौन था, पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो कहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब ऐसे लोग भी आते हैं, कोई बात नहीं, सीख जाएंगे धीरे धीरे, नादान हो। आपने तंज मार ही दिया। नहीं, हम ऐसे पूछिए तो कंगना को मैं बहुत पसंद करता हूँ। कंगना इसलिए पसंद करता हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत महान कलाकार है, वो अच्छी कलाकार है, बढ़िया है, लेकिन कंगना जो है सेल्फ मेड है। वो उसकी मैं बहुत, ऐसे लोगों की मैं बहुत कदर करता हूँ जो सेल्फ मेड है। ठीक है, कहीं ज्ञान गुण की थोड़ी कमी होती है, धीरे धीरे मैच्योरिटी में आ जाएगी, धीरे धीरे तजुर्बे से आ जाएगा मामला। लेकिन अभी आपने पकड़ा है, मैंने एक उदाहरण दिया था, मैंने उसमें कंगना का सोच कर नहीं कहा था। मैंने कहा कि ऐसा है कि भारत का पहला प्रधान, में सब कुछ चौंक रहे थे, बता रहे थे। आप भी चौंक गए थे? हाँ, मैं जब लोगों ने बताया, लेकिन मैंने उस समय साथ दिया। हमने कहा ठीक है ना भाई, अभी नए नए आए हैं, इंटरव्यू शुरू हुआ, इस तरह का पॉलिटिकल इंटरव्यू शुरू हुआ है, तो सबको मैं अपनी परिपक्वता पहले दिन से नहीं आ सकती, धीरे धीरे आ जाएगी, अभी स्टार्ट है। बट यू मस्ट गिव हर ए चांस। किसी पार्टी में आ रही है, मुझे लगता है कि उनको चांस मिलना चाहिए, और उसके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए धीरे धीरे, ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सके सोसाइटी के प्रति, देश के प्रति। चलिए, आखिरी सवाल, तो अपने चुनाव को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा कितने कॉन्फिडेंट है इस बार आसनसोल से? मुझे अपने ममता जी पे पूरा विश्वास है, उनके व्यक्तित्व पे, उनके नेतृत्व पे। उन्होंने मुझे कहा, जब मेरे नाम की घोषणा की उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि 42 सीट, मैं उनका आभारी हूं कि मुझे पता नहीं था कि मेरे नाम की घोषणा हो रही है। मुझे कहा नीचे आओ, इंटरनल मीटिंग थी, वहां पर लेके गए। हम कहा मैं तो साडा हक किथे रख बोलने गया था, वहां पे केंद्र से अपने हक के अधिकारों की रक्षा के लिए गया था, मांग रहा था। उन्होंने कहा नीचे आ जाओ। नीचे देखा तो सब पार्टी के लोग, काउंसलर्स, एमएलए, मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट ऑफ टीएमसी, सब बैठे। डायस पे 2 ही 3 सीटें, कुर्सियां थी, मेरी कुर्सी लगाई गई, मुझे कहा बैठो। और उन्होंने सबसे कहा कि देखिए, बंगाल में 42 सीटें, 42 सीटों का फैसला नहीं हुआ है, वो तो पार्टी करेगी। एक ही सीट है, आसनसोल की सीट, शत्रुघ्न सिन्हा की सीट, वो सीट का फैसला हो चुका, उस पर कोई दो राय नहीं, और वो शत्रुघ्न सिन्हा ही चुनाव लड़ेंगे। और पिछली बार रिकॉर्ड मतों से जीते थे। अब आप सबकी जिम्मेदारी है कि इस बार उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम करना है, ताकि दुनिया के लिए मिसाल हो। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मैम, ममता जी, योर विश इज माई कमांड। क्योंकि मुझे पता ही नहीं था मेरे नाम की घोषणा होगी, इसलिए वो बंगाल में नहीं बल्कि देश में सबसे पहले मेरे नाम की घोषणा की। मैं उनका आभारी हूं, और मुझे विश्वास है कि उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हमारी पूरी कोशिश होगी और कशिश होगी कि हम एक नया रिकॉर्ड कायम कर सकें। दिल कहाँ लगता है? बिहार की राजनीति में जब थे तब दिल लगता था कि आजकल पश्चिम बंगाल की राजनीति में दिल लग रहा है। ज्यादा कशिश किस प्रदेश की राजनीति में शत्रुघ्न सिन्हा को महसूस हो रही है? नहीं, बहुत अच्छा। वहां का क्या कि कहा ना, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं वहां, ज्यादातर लोग जो कमिटमेंट वाले हैं। माँ, माटी और मानुष, कितना अच्छा लगता है, माँ, माटी और मानुष की जगह। यहाँ पे थोड़ा देखा कि अपनी सेल्फ सेंटर्ड लोग भी हैं, महत्वाकांक्षा बहुत हैं कुछ लोगों में। कुछ लोग अपने बारे में ही ज़्यादा सोचते हैं, उनको डर लगता है सामने वाले की लोकप्रियता से, इसको दबाओ, इसको झुकाओ, किसी तरह से फ़ायदा पूरा उठाओ, पार्टी को आगे बढ़ाने में जितना बढ़ा सकते करो। लेकिन साथ ही ये भी लगता है, अरे यार, इसको तो लोग बहुत मानते हैं, बहुत इस पर छवि इतनी अच्छी है, आज तक इस आदमी के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं। जहाँ यहाँ पे उनको तकलीफ होती थी कई लोगों को
किसके ऊपर आते, जिंदगी में कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है, कोई एलिगेशन नहीं है। वहां उन लोगों को फख्र होता है, गर्व से कहते हैं कि हमारा कैंडिडेट ऐसा कैंडिडेट, इसके ऊपर आज तक एक एलिगेशन नहीं है, एक करप्शन का दाग है, 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहा, 5 बार एमपी है, आज तक कोई नहीं बोल सकता इसके बारे में कि इनके ऊपर किसी किस्म का इल्जाम है। उन लोगों को बहुत फख्र होता है, लोकप्रियता पे भी, मेरे इमेज पे भी। यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा होता था। बहरहाल अभी वो बात करने का वक्त नहीं है। मैं सही नई दिशा में निकला हूं, लेकिन सही दिशा में निकला हूं और मैं बहुत खुश हूं। और बंगाल भी तो भारत का ही हिस्सा है, बिहार भी भारत है, बंगाल भी भारत है। मैं हूं तो अपने लोगों के साथ ही, और शुरू में ही कह दिया बिहार मेरी कमजोरी है और बिहार मेरी ताकत। बिहार की राजनीति कैसे देखते हैं अगले 2 साल में? तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, क्या उनमें कुछ है? हाँ, मुझे लगता है बनेगा, मुझे लगता है मुझे लगता है उसका भविष्य बहुत उज्जवल दिखता है। जिस तरह चल रहा है, जिस तरह लोकप्रियता उसकी बढ़ रही है, पॉलिटिकल वजन बहुत बढ़ा है और पॉलिटिकल वजन उसका और बढ़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। थोड़ा अपने शरीर का वजन कम कर ले, और हम समझते हैं कोशिश कर रहे होंगे, जरूर कर रहे होंगे, कर लें तो मैं उनके लिए बहुत दूरगामी परिणाम होगा और बहुत दूर तक इनका नेतृत्व होगा। ये मुझे उम्मीद है, विश्वास है, और यही मेरी कामना और शुभकामना भी है। चलिए, शुक्रिया शत्रु साहब इस इंटरव्यू के लिए। तो ये थे हमारे साथ शत्रुघ्न सिन्हा, जो कि ओरिजिनल तो बिहारी बाबू हैं, लेकिन आजकल इनका लगता है कि एकदम बंगालीकरण हो चुका है। काफ़ी समय से बंगाल की राजनीति में सक्रिय हैं और इस बार आसनसोल से तृणमूल के टिकट पर एक बार फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इस बार, यानी कि पिछले बार जितनी मार्जिन से उनकी जीत हुई थी, उससे बड़े मार्जिन से इस बार वो आसनसोल में जो है वो किला फतेह करेंगे। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।